भारत पाकिस्तान को सिफारती सतह पर ठीक ठाक पिछाड़ता हुआ नजर आ रहा है। कमजोर सिफारतकारी के खला में भारत उस खला में अपने कदम जमाता हुआ दिखाई दे रहा है। नरेंद्र मोदी के ममालिक के दौरे, मुख्तलिफ ममालिक के दौरे और पे दर पे दौरे इस सिलसिले की कड़ी है कि कुलभूषण यादव नेटवर्क अफशा और अहम अफराद की गिरफ्तारी से पाकिस्तान को जो मौका मिला था वो जाया होता नजर आ रहा है। नरेंद्र मोदी के अमेरिका, ईरान, सऊदी अरब, कतर, मुत्तहिदा अफगानिस्तान, अरब अमीरात के जो दौरे हुए हैं, जो मुबस्सिरीन कह रहे हैं ये कामयाब दौरे थे और ये नई कहानियां खोल रहे हैं। दिन ब दिन बढ़ती हुई खित्ते की जो तल्ख सूरत हाल है और बदलते हुए खद्दोखाल हैं, ये पाकिस्तान के लिए दिन ब दिन नई जहतें निकाल रहे हैं और पाकिस्तान को तन्हा कर रहे हैं। पाकिस्तान खित्ते में ऐसा लग रहा है कि उसको तन्हा किया जा रहा है और वो तन्हा होता नजर भी आ रहा है। मशरकी बॉर्डर पर देखे बड़ी हुई जो 24 घंटे की तलखी है, उसके अलावा कुलभूषण की गिरफ्तारी के बाद भारत की जो गुमगू सूरत हाल है और सी पैक मंसूबे ने जिस तरह से हमसाया ममालिक की नींदें उड़ाई हुई हैं, उसके बाद से पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों का एक बाजार गर्म हो चुका है। पाकिस्तान इस खित्ते में अकेला होता हुआ दिखाई दे रहा है जो गिरदोनवाह में ममालिक है। अब भारत देखें, आपको वहां पर मामला दिखाई देंगे। अफगानिस्तान और ईरान हमारे हमसाया ममालिक हैं, उन्हीं के साथ हमारे ताल्लुकात खटाई में पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इंडो ईरान अफगान गठजोड़ ने इस सारे खित्ते की शक्ल को मजीद वाज़ेह कर दिया है। सिर्फ इस खित्ते की सुपर पावर चीन हमारे साथ दिखाई दे रहा है और अमेरिका ने ड्रोन अटैक करके पाकिस्तान पर एक्सट्रीम प्रेशर बढ़ा दिया है। F-16 तैयारों का मामला, उसने भी प्रेशर को डबल किया है और अब मिलिट्री एड का जो मामला है वो भी अमेरिकी सेनेट में, उसकी वजह से भी प्रेशर बढ़ गया है। ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान के सिफारतकारों ने ना सिर्फ हुकूमत को अंधेरे में रखा है बल्कि पाकिस्तान की जो सिफारतकारी है वो बुरी तरह फेल भी हो रही है। सिर्फ यही नहीं, ऐसे वक्त में कौम वजीर खारजा की तरफ देखती है, उनसे सवाल करती है, वो पार्लियामेंट में आके जवाब देता है और पार्लियामेंट वजीर खारजा से सवाल करती है। मैं गुज़श्ता 3 सालों से तो कोई वजीर खारजा ही नहीं है। सवाल किससे करे? एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान को अपने वजीर खारजा की शिद्दत से जरूरत थी, इसका वजूद ही ना होना सवालात उठा रहा है। साफ और वाज़ेह नजर आ रहा है कि हुकूमत वक्त या तो मजबूर है कि वो वजीर खारजा को अपॉइंट ना करे या फिर उसकी इस मामले में कोई दिलचस्पी ही नहीं है। फौज के सरबराह को दीगर रहनुमाओं से मिलना पड़ रहा है और ये आवाजें भी उठ रही हैं कि 342 के अरकान कौमी असम्बली और 100 सेनेटर्स में से कोई एक भी ऐसा शख्स नहीं जो इस ओहदे के काबिल हो। ये सवाल उठ रहा है, क्या हुकूमती टीम में कोई एक भी ऐसा काबिल शख्स नहीं जो इस सीट पर बैठकर काम चला सके और कठिन वक्त में मुंह तोड़ जवाब दे सके और इंटरनेशनल कम्युनिटी में इस मुकदमे को लड़ सके? इस मामले में हुकूमत की खामोशी भी समझ से बालातर दिखाई दे रही है और सैकड़ों सवालों को जन्म दे रही है। और सबसे बढ़कर यह तासुर भी उभर रहा है कि जब मुल्क का कोई फॉरेन मिनिस्टर ही नहीं होगा तो अवाम ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि इदारा, मुल्क का ये इदारा एस्टेब्लिशमेंट चला रही है। सिर्फ यही नहीं, अवाम ये भी सोच रहे हैं कि सरताज अजीज मुशीर खारजा तो उम्र सीधा हो चुके हैं, क्या उनकी याददाश्त ऐसी होगी या उनकी तवानाइयां ऐसी होंगी जो किसी नौजवान की होंगी? सिर्फ यही नहीं बल्कि तारिक फातमी साहब के बारे में भी उनके जाती मामला से मुतालिक बातें आ रही हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या हुकूमत इस बड़ी जिम्मेदारी से बरी जिम्मा हो सकती है? क्या इस वक्त जो सूरत हाल पैदा हो चुकी है और इस पर अमेरिका या इंटरनेशनल कम्युनिटी में पाकिस्तान की वजारत खारजा कोई बड़ी लॉबी कायम कर सकेंगे ताकि मुकदमा लड़ा जा सके? सिर्फ यही नहीं बल्कि भारत अफगानिस्तान में सड़कों की तामीर, डैम और पुल बनाने में सरमायाकारी कर रहा है, जबकि हम अपनी घिसी पिटी और तारीखी तौर पर नाकाम हिकमत अमली यानी तालिबान को मुज़ाकरात की मेज पर लाने की अहलियत को लिए बैठे हैं। और हमारे इसी रवैये और नाकाम पॉलिसी ने आगाज के दिनों में पाकिस्तान का दोस्त समझे वाले अशरफ गनी को मोदी की बाहों में धकेल दिया। आखिरकार बहरहाल लोग खला में पहुंच गए हैं, कोयले पर चलने वाले इंजन बेच रहे हैं और फिर हैरान भी है कि कोई हमारी मसनूआत क्यों नहीं खरीद रहा है। वजीर आजम के मुशीर जो बराए खारजा अमूर हैं वो सरताज अजीज, उन्होंने इतवार को एक इंटरव्यू में भारतीय वजीर दिफा मनोहर पारेकर के उस बयान की पाकिस्तान के मुज़ाकरात की खिड़की बंद कर दी गई है कि उस पर रद्द-ए-अमल का इजहार किया है और वाज़ेह कर दिया है कि भारत ने मुज़ाकरात के लिए कोई खिड़की खोली और ना पाकिस्तान ही को मुज़ाकरात के लिए कोई बेचैनी है। मामला क्लियर हुआ। अब नरेंद्र मोदी साहब अब से कुछ देर पहले वो अमेरिका में थे, खिताब कर रहे थे। भारत में, ईरान में चाबहार की बंदरगाह की तामीर हो रही है और इस तनाजुर में देखा जाए तो भारत के खित्ते में तमाम ममालिक के साथ तजारती और माशी ताल्लुकात मजबूत से मजबूत तर हो जा रहे हैं। ये चंद अहम जहतें थी जो बहुत जरूरी थी समझना, लेकिन एक और बड़ी अहम जहत है और एक और बड़ा अहम मामला है जिसको प्रॉपर नोट किया जा रहा है। वो ये है कि जहां जहां पाकिस्तान के ताल्लुकात है, जहां जहां जिस ममालिक के साथ पाकिस्तान की दोस्तियां हैं, वहां वहां भारत कदम जमा रहा है और वहां पर जहां उसको वैक्यूम दिखाई देता है, अगर यमन के मामले में या ईरान के मामले में सऊदी अरब से पाकिस्तान के कुछ ताल्लुकात में जरा सा खला पैदा होता है
तो भारत वहां कदम जमा लेता है और नरेंद्र मोदी को वहां का सबसे बड़ा सिविल अवार्ड भी दे दिया जाता है। वो ईरान जाते हैं नरेंद्र मोदी, और वहां से भी हम देखते हैं कि इंडो ईरान और जो अफगानिस्तान है उनका गठजोड़ दिखाई देता है और वहां पर एक ट्रेड शुरू होती है CPEC से। अब सवाल क्या उठते हैं? सवाल जनाब ये उठते हैं कि पाकिस्तान भारत के मुकाबले में खारजा पॉलिसी की हिकमत अमली कितना बेहतर लेकर चल रहा है और ये पाकिस्तान के लिए कितनी तशवीशनाक है। पाकिस्तान बिना वजीर खारजा के कितनी मौसर सिफारतकारी कर रहा है कि हम कलभूषण के मामले को भी नहीं उठा सके और अभी NCG जो न्यूक्लियर डिस्ट्रीब्यूशन जो ग्रुप है उसकी रुकनीत का मामला भी गोल है और भारत आगे बढ़े जा रहा है। ये तासुर कितना दुरुस्त है कि भारत हमारे दोस्त ममालिक के साथ दोस्तियां बढ़ाने की भरपूर कोशिश कर रहा है। हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं जाने माहिर बैनुल अक़वामी अमूर और साबिक सफीर मसूद खान साहब, हमें हमेशा वक्त देते हैं। खान साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, सबसे पहला मेरा सवाल यह है कि जो पाकिस्तान और भारत के मुकाबले में जो खारजा पॉलिसी है पाकिस्तान की, एक तरफ भारत की खारजा पॉलिसी को लेकर चले और एक तरफ पाकिस्तान की, तो कितना कंपैरिजन हम कर सकते हैं? कितनी मजबूत है पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी और क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं अगर उनकी बात बोले? देखिए, हमने जो खारजा पॉलिसी चलानी है वो अपने मुफाद में चलानी है, सिर्फ हिंदुस्तान से मुकाबला करके नहीं चलानी। सही, हमने कुछ मकासद हासिल करने हैं। मैं ये कहूँगा कि अगर आप इससे मारूजी तजिया करें और देखें गुज़श्ता 3-4 साल तो उस वक्त हमें कुछ कामयाबियाँ हासिल हो रही थी। मिसाल के तौर पर चीन के साथ जो हमारे ताल्लुकात मज़ीद मजबूत हुए, राहदारी खुली, उसके ऊपर काम शुरू हो गया। ईरान के साथ भी एक नया रास्ता खुल रहा था। यमन के सिलसिले में आपने एक मुतवाज़न फैसला किया। अमेरिका के साथ नई राहें खुली। उसके अलावा ये है कि यूरोप के साथ आपके ताल्लुकात मजबूत हुए, GSP प्लस मुमकिन हुआ। फिर जो है जनूब मशरक़ी एशिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, इन ममालिक से हमारे ताल्लुकात बेहतर हुए। लेकिन गुज़श्ता 3 महीनों में पे दर पे कुछ इस किस्म के वाक़यात हुए हैं जिसकी वजह से हिंदुस्तान न सिर्फ हमसे ज़्यादा कामयाब रहा है बल्कि उसने बहुत सी जगहों पे हमारे रास्ते रोके हैं। ठीक है, एक मिसाल के तौर पर जो ये वाज़ेह है कि ऐसा हुआ है। ठीक है, बिल्कुल, हमें वाज़ेह तौर पर इकरार करना चाहिए कि ये हमारे लिए चैलेंजेस हैं। ठीक है, और इनमें किसी न किसी तरीके से हिंदुस्तान का हाथ है। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ कि जो अमेरिका हमसे मुतालिबा कर रहा था गुज़श्ता साल अक्टूबर में और उसके बाद से करता रहा है कि हमारे जो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स हैं या छोटी रेंज में मार करने वाले मिसाइल हैं उनको तादाद हम घटाएं या मुकर्रर करें, और दूसरे क्योंकि उसका हदफ हिंदुस्तान था, या दूसरे फिर उन्होंने F-16 का एक मुआहिदा जिसके बारे में इकरार कर दिया था उससे इनकार कर दिया, पीछे हट गए, या मुल्ला अख्तर मंसूर के ऊपर जो हमला हुआ ड्रोन अटैक के ज़रिए इस तरीके से पाकिस्तान की खुद मुख्तारी मुतासर हुई, तो इसमें बिलवास्ता तौर पर या बराह रास्त हिंदुस्तान का हाथ था। तो उसकी वजह से हिंदुस्तान से हमारी खारजा पॉलिसी का मुकाबला करना पड़ेगा। खुद आपने तारुफी कलिमात में बहुत जामे अंदाज में ये बताया कि किस तरीके से हिंदुस्तान सिर्फ ये नहीं कर रहा है कि अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रहा है या अपने मफादात को फ़रोग़ देने की कोशिश कर रहा है, बल्कि आपने बहुत अच्छे तरीके से वाज़ेह किया कि वो पाकिस्तान की राहें भी मसदूद कर रहा है। बिल्कुल ठीक है, बल्कि पाकिस्तान के लिए हर दोस्त के पास पहुँच रहा है और पाकिस्तान के सिलसिले में बदगुमानी फैला रहा है और पाकिस्तान के रास्ते रोकने की कोशिश कर रहा है। लिहाजा हिंदुस्तान से तक़ाबुल जायज़ हो जाता है। लेकिन खान साहब, मैं आपको एक बात बताऊँ, आपकी सवाल का जवाब, लिहाजा हमारा चैलेंज दोगुना हो गया है। हिंदुस्तान कामयाब हो रहा है। हम इसका किस तरीके से भी तजिया कर लें, हिंदुस्तान की कामयाबी उसमें बहुत सी हमारी नाकामियाँ शामिल हैं और लिहाजा हमें जो है अपनी खारजा पॉलिसी को मज़ीद मुतहर्रिक करने की ज़रूरत है। और उसको ये है कि जो चैलेंजेस नए उभर रहे हैं, क्योंकि हमारी जो खारजा पॉलिसी है इस वक्त ख़ासतौर से 3-4 महीनों की बात करूंगा, अगरचे हमने इसके बारे में तैयारी की थी और जैसा कि मैंने कहा कि कामयाबियां हासिल की, रद्द अमल की खारजा पॉलिसी है। इस वक्त वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं, हम रद्द अमल कर रहे हैं, रद्द अमल नाकाफ़ी है। हिंदुस्तान की कामयाबियां बहुत आला सतह की हैं, हमारी जो उसके सिलसिले में कोशिश है वो मुतनासिब नहीं है। लिहाजा हमें कोशिशें तेज़ तर करनी चाहिए। इस सिलसिले में ज़राए इब्लाग की जो सोच है वो एक हद तक दुरुस्त है। उसे किस तरीके से, मैं समझता हूँ कि इस सिलसिले में ज़ाती तौर पर मैं हुकूमत के दिफा में कहूँगा, रियासत के दिफा में कहूँगा, हुकूमत सिर्फ नहीं, हुकूमत वक्त नहीं, सारे रियासती इदारे जो हैं वो अपनी भरपूर कोशिश कर रहे हैं। हमें तजिया ये करना है कि वो कोशिशें कामयाब हो रही हैं या नहीं हो रही, और अगर नहीं हो रही तो हमें किस तरीके से एक नया लाहे अमल तरतीब देना चाहिए
تاکہ ان چیلنجز کا مقابلہ کر لیکن سکیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس ادارے نے اور جس دفتر نے اس سارے معاملے کا دفاع کرنا تھا، جس کو وزارت خارجہ کہا جاتا ہے، تو وزارت خارجہ کا قلمدان تو وزیر اعظم صاحب کے پاس ہے، کیونکہ وزیر خارجہ تو ہے نہیں. تو وزیر اعظم تو خود بستر پر لگے ہوئے ہیں، وہ تو سفارتکاری نہیں کر رہے ہیں، اور ان کی جگہ پر وزیر خارجہ کو ہونا چاہیے تھا. وزیر خارجہ بھی نہیں ہے، اور سفارتکاری میں صرف بیوروکریٹس کام کر رہے ہیں یا مشیر کام کر رہے ہیں. تو کیا اس طرح کا وہ جو مؤثر کردار ہونا چاہیے تھا یا جو امپیکٹ جانا چاہیے تھا کہ کسی ملک کا وزیر خارجہ ہوتا ہے، ہمارے مشیر خارجہ جاتے ہیں، تو کیا وہ ٹھیک رہتا ہے؟ اس میں میں یہ کہوں گا کہ اگر وزارت خارجہ کا قلمدان وزیر اعظم کے پاس ہے تو اس میں کوئی ایسی برائی نہیں ہے. گاہے بگاہے ایسا ہوا ہے، باقی حکومتوں میں بھی ایسا ہوا ہے، باقی جمہوری حکومتوں میں اس قسم کی نظیر ملتی ہے، اس قسم کے پریسیڈنٹس ملتے ہیں. اس میں اور دوسرے یہ کہ مشیر امور خارجہ جو ہیں ان کی قیادت میں بہت سی کامیابیاں بھی حاصل ہوئی. آپ نے یہ سوال اٹھایا تھا کہ کیا وہ اس بات کے اہل ہیں کیونکہ عمر رسیدہ ہیں، تو میں یہ کہنے کے لیے تیار ہوں کہ سرتاج عزیز صاحب نہ صرف کوہنہ مشق ہیں، نہ صرف یہ کہ انہیں اپنے پورے کے پورے امور خارجہ کے اوپر دسترس ہے، بلکہ یہ ہے کہ ان میں یعنی یہ تاثر جو ان کی اولڈ ایج کا تھا وہ درست نہیں ہے جی. اور وہ کسی بھی، میرا خیال ہے کہ جو نوجوان شخص ہے اس سے زیادہ مستعد ہیں، اس سے زیادہ چوکنے ہیں، اور اپنے تمام بریفز انہوں نے پڑھے ہوئے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے کبھی جو ہے اپنے فرائض کی سر انجام دہی میں کبھی بھی تکان کا مظاہرہ نہیں کیا. ان کا میں تھک گیا ہوں، یا مجھے جیٹ لیگ ہو رہا ہے، یا یہ میں یہاں سے وہاں تک نہیں جا سکتا. لیکن ایک ایسے وقت میں خاص کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا کامیابیاں مل رہی ہیں، تو کوئی شخص اگر سو بھی رہا ہے، جو کچھ بھی کر رہا ہے، ہمیں کامیابیاں مل رہی ہیں تو ہمارے لیے وہ سب سے بہترین بندہ ہے. اور ایک شخص جو رات دن بھی ایک کر رہا ہے اور ہمیں کامیابیاں نہیں مل پا رہی ہیں، ریزلٹس نہیں مل سکتے، تو ہمارے لیے تو اس میں کوئی فائدہ نہیں. لیکن آپ نے ایک نقطہ صحیح اٹھایا ہوا ہے اور میں اس کی طرف جانا چاہتا ہوں. یہ عمومی طور پر غلط تاثر ہے کہ خارجہ پالیسی صرف دفتر خارجہ اور وزیر خارجہ چلاتا ہے. وہ ٹھیک ہے، ان کو ایک قسم کی لیڈرشپ اس سلسلے میں دی جاتی ہے، اور وزیر خارجہ امور خارجہ کے اوپر آپ کا ترجمان ہو جاتا ہے، آپ کا اسپوکس پرسن ہو جاتا ہے. لیکن ریاست کی مجموعی طور پر ایک خارجہ پالیسی بنتی ہے، اور اس میں مثال ساری وزارتیں ملتی ہیں. وزارت مالیات ہے، تجارت کی وزارت ہے، اس کے بعد دفاع ہے، یہ سارے کے سارے شامل ہوتے ہیں. تو اگر ہم ناکام ہو رہے ہیں تو مجموعی طور پر ناکام ہو رہے ہیں. دفتر خارجہ صرف یہ سلیب نہیں اٹھا سکتا، لیکن میں دفتر خارجہ کو بری الزمہ بھی نہیں قرار دے رہا ہوں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جو چیلنج ہے، مثال کے طور پر ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں امریکہ میں F-16 کا معاملہ ہے، تو اس میں آپ کی خارجہ پالیسی نہیں ناکام ہوئی، اس میں ہندوستان کامیاب ہوا ہے. اور ہندوستان اس لیے کامیاب ہوا ہے کہ ان کا وہاں امریکی ایڈمنسٹریشن، امریکی کانگریس، امریکی تھنک ٹینکس، یونیورسٹیز اور بینکس میں عمل دخل بہت بڑھ گیا ہے ان کی انڈین امریکن کمیونٹی کی وجہ سے. اور اب وہ بتا رہے ہیں، امریکہ کو، واشنگٹن کو بتا رہے ہیں کہ پاکستان کے سلسلے میں آپ کو کیا خارجہ پالیسی اختیار کرنی چاہیے. الحمدللہ ماشاءاللہ آپ کے بھی تقریباً 10 لاکھ کے قریب وہاں پاکستانی امریکنز موجود ہیں. آپ کو ان کو فعال اور متحرک کرنے کی ضرورت ہے. جزوی طور پر وہ دفتر خارجہ کی ذمہ داری بھی بنتی ہے، لیکن بحیثیت مجموعی وہ حکومت پاکستان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ کا اتنا بڑا اثاثہ وہاں موجود ہے. وہ لوگ پڑھے لکھے ہیں، ان کا اثر و رسوخ ہے وہاں امریکی معاشرے میں، لیکن آپ ان کی قوتیں، ان کی صلاحیتیں مجتمع نہیں کر پا رہے ہیں. آپ ہندوستان سے سیکھ سکتے ہیں اس سلسلے میں، چین سے سیکھ سکتے ہیں، جن ممالک نے ترکی سے سیکھ سکتے ہیں، اور یہ لوگ باثر لوگ ہیں. اچھا، اسی طریقے سے جو دوسرا یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ آپ کو خارجہ پالیسی میں کامیابیاں حاصل کرنے کے لیے نئی راہیں تلاش کرنے ہوتے ہیں. آپ نے خود چابہار کا ذکر کیا، تو یہاں سارے کے سارے لوگ پریشان ہو گئے کہ یہ ہندوستان، ایران اور افغانستان نے آپس میں ایک معاہدہ کر لیا. یہ بھی تو آتی ہے کہ وہ پاکستان خاص طور پر اس خطے کے لیے بڑا اچھا ہوگا اگر چابہار کے ساتھ سی پیک مل جاتا ہے، تو یہ پوری کوریڈور اور پورا علاقے کے لیے، پورے ایریا کے لیے بڑا اچھا ہو جائے گا. دیکھیے، یہ بات درست ہے کہ ہندوستان کا ایک مقصد یہ ہوگا کہ پاکستان کے گرد گھیرا تنگ کیا جائے، اس میں کوئی شک نہیں. ایک آپ اس کے اوپر رود ہو سکتے ہیں، ماتم کر سکتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ آپ چابہار کے ساتھ اپنے رشتے مضبوط کریں. بالکل صحیح. اور جیسے کہ ہمارے وزیر اعظم صدر حسن روحانی نے کہا تھا کہ ہم ان کو سسٹر پورٹس بنائیں گے، اور آپ نئی راہیں تلاش کریں. اسی طریقے سے ایران کے ساتھ آپ نئے تعلقات قائم کریں.
مشرق وسطیٰ میں جب آپ تعلقات بڑھا رہے ہیں خاص طور سے خلیجی ریاستوں میں تو اس کو صرف اور صرف معاشی عدسے سے دیکھیں, مذہبی عدسے سے نہ دیکھیں, بالکل ٹھیک. اس میں جذبات نہیں ہوتے, سفارتکاری میں جذبات نہیں ہوتے. تیسرا میں نقطہ یہ کہوں گا کہ آپ کے پاس ایک بہت بڑا علاقہ موجود ہے جس کو افریقہ کہتے ہیں. وہاں آپ نے بہت سارے امن دستے بھیجے ہیں, وہاں آپ کے لیے خیر سگالی کے جذبات پائے جاتے ہیں, لیکن وہاں آپ کی سرمایہ کاری بیشتر جگہوں پہ, وہ مغربی افریقہ ہو یا وسطی افریقہ ہو یا مشرقی افریقہ, اس میں